हाय गाइस। तो अभी लास्ट टाइम हमने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ब्रीडिंग प्रोसीजर्स क्या क्या है वो कंप्लीट किए थे। अभी हम बेस पढ़ लेते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन का सीन क्या है। इसके बाद वाली वीडियो में हम क्रॉस पॉलिनेशन के जो मेथड्स है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स आने से पहले हम पढ़ना है पॉपुलेशन जेनेटिक्स और हार्डी वीनबर्ग लॉ क्या है। ठीक है, तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स के बारे में। बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स क्या है? लाइक एक ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स है जिसमें स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है। ठीक है, यानी कि नंबर्स वगैरह वाला सीन है इसमें। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स। ये दो टाइप की होती है, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, तो अ ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स दैट यूटिलाइजेस वेरियस स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसीजर्स टू स्टडी जेनेटिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स। इसकी दो ब्रांचेस है, क्वांटिटेटिव और पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्वांटिटेटिव का सीन क्या है ना, हमने पढ़ा था ना, दो टाइप के ट्रेट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो है वो क्वांटिटेटिव हमने देख ही लिया, और जो क्वालिटेटिव जीन्स है इनसे डील करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, हमने ये नहीं पढ़ा था कि क्वालिटेटिव में क्या होता है कि डिस्क्रीट होता है, या तो एक होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा, इससे ज़्यादा वो नहीं होते हैं। और कंटिन्यूस वेरिएशन जब आता है पॉपुलेशन में तो वो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स होती है, क्योंकि वो बहुत सारे जीन्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में हम वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ते हैं बेसिकली, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम ऑलिगोजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ते हैं बेसिकली। कूल। अगर हम क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में हैं, ठीक है, तो ये बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स की एक ब्रांच है जो डील करती है पॉलीजेनिक या फिर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स से। ठीक है, और इसको क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स बोलते हैं। इसके मेन फीचर्स क्या क्या है? ये मेंडेलियन जेनेटिक्स का एक्सटेंशन है। ठीक है, मेंडेलियन जेनेटिक्स को पूरी तरह फॉलो नहीं करता है। इसमें पॉलीजेनिक वेरिएशन देखने को मिलती है जो कि कंटिन्यूस होती है। लाइक जो फिनोटाइप्स इसकी वजह से देखने को मिलेंगे ना, इनके पास दो या तीन डिस्क्रीट ग्रुप्स में नहीं होंगे, वो कंटिन्यूस वेरिएशन होगा, जैसे हाइट के केस में होता है। ठीक है, इसके जो एस्टिमेट्स हैं वो बेस्ड होते हैं मीन पे, वेरिएंस पे और कोवेरिएंस पे। जैसे हम जनरली रेशोज वगैरह पढ़ते हैं ना, वो नहीं होता है इसमें। ठीक है, ये फिशर ने दी थी 1918 में। पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जीन्स और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी से डील करता है, जैसे हम नॉर्मल में पढ़ते हैं। इसको मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। और इसमें जो पॉपुलेशन होती है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं उसे मेंडेलियन पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, इसके दो फीचर्स है, जैसे एक तो है रैंडम मेटिंग। ठीक है, जो मेंडेलियन पॉपुलेशन का एक फीचर है, और दूसरा है इक्वल सर्वाइवल ऑफ ऑल जीनोटाइप्स। ठीक है, तो जो मेंडेलियन पॉपुलेशन है उसमें हम मानते हैं कि जो मेटिंग है वो रैंडम है, कोई भी किसी के साथ भी मेट कर सकता है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और सारे जीनोटाइप्स का इक्वल सर्वाइवल होगा। ठीक है, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स के मेन फीचर्स क्या है? ऑलिगोजेनिक वेरिएशन होता है, यानी कि ज़्यादा जीन्स की वजह से नहीं होता है, थोड़े कम जीन्स की वजह से होता है। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होता है, यानी कि जैसे हाइट हो रही थी ना कि किसी की 2.5 है, किसी की 2.6 है, ऐसा नहीं है। इसमें जैसे कलर्स हो गए, ये चीज़ें आती हैं। डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन है। ठीक है, उसके बाद है कि पॉलीजेनिक वेरिएशन के एनालिसिस के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ये फ्रीक्वेंसीज और रेशोज पे डिपेंड करता है, हमने जो अब तक पढ़ा था। ठीक है, हार्डी और वीनबर्ग ने इसकी फाउंडेशन ले की थी 1908 में, यानी कि 10 साल का डिफरेंस है दोनों में। कूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, तो जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है ना, बेसिकली इसमें ओपन पॉलिनेशन होता है, इस वजह से मोस्टली हेट्रोजाइगस होती है ज़्यादातर लोकस पर। ठीक है, और ये पॉपुलेशन भी हेट्रोजीनियस होती है इसकी वजह से, यानी कि पॉपुलेशन सेम प्लांट्स की नहीं होती है। ठीक है, इसमें कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, लेकिन मैंडेटरी नहीं करते हैं। उन मैकेनिज्म्स में आता है मोनोएसीए। ठीक है, मोनोएसी क्या हो गया कि प्लांट सेम प्लांट पे प्रोटोएंड्री पहले जो है मेल वाला डेवलप होता है और फिर बाद में फीमेल, और प्रोटोगाइनी पहले फीमेल मैच्योर होती है बाद में मेल होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो कि मेक श्योर करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही ना। इसमें आते हैं डायोसी। डायोसी में क्या होगा कि अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट होंगे वो। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आता है और मेल स्टेरिलिटी आता है। ठीक है, देन पॉपुलेशन जो कि है
इसको हम मेंडेलियन पॉपुलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली मानते हैं जितने भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं इनमें रैंडम मेटिंग होती है, यानी कि कोई किसी के साथ भी मेटिंग कर सकता है, तो इसीलिए इनको मोस्टली मेंडेलियन पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, देन मेंडेलियन पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है? मेंडेलियन पॉपुलेशन की डेफिनेशन है एक ऐसी रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी सेक्सुअल और क्रॉस ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स की जो कॉमन जीन पूल शेयर करते हैं। ठीक है, क्या है मेंडेलियन पॉपुलेशन की? वो एक ऐसी कम्युनिटी जो कि सेक्सुअल है, ठीक है, और क्रॉस ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स की है जो कि कॉमन जीन पूल शेयर करते हैं। और ये डेफिनेशन दी थी डॉब्ज़ान्स्की 1991 में। आई नो ये थोड़ी सी विजिबल कम है तो मैं एक बार रीड कर देती हूँ। अ रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी ऑफ सेक्सुअल एंड cross breeding individuals which share common gene pool was designated as Mendelian population by Dobzhansky in 1991. कूल। अब आता है हार्डी वीनबर्ग्स लॉ। हार्डी वीनबर्ग्स लॉ क्या कहता है? हार्डी वीनबर्ग्स लॉ, G.H. हार्डी जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, और W. वीनबर्ग जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे, उन्होंने 1908 में दिया था। जब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पॉपुलेशन जेनेटिक्स का फाउंडेशन ले किया था इसकी हेल्प से। ये एक लॉ क्या कहता है कि अगर हमारी पॉपुलेशन में कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है, माइग्रेशन, म्यूटेशन या सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो जो जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी जनरेशन बाय जनरेशन। ये किसके लिए? मेंडेलियन पॉपुलेशन के लिए, यानी कि जहाँ पे रैंडम मेटिंग होती है। ठीक है, तो अगर रैंडम मीटिंग हो रही है तो जो जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन, गिवन कि माइग्रेशन, म्यूटेशन और सिलेक्शन एब्सेंट हो। ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी होता क्या है? तो जीन फ्रीक्वेंसी होता है कि एक अलील जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी होता है कि जो जीन प्रेजेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रखा है कि अगर 100 इंडिविजुअल्स हैं जिसमें से 36 कैपिटल ए हैं, 48 कैपिटल ए स्मॉल ए हैं और 16 स्मॉल ए हैं। ठीक है, तो इसमें जो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी हो गई वो हो गई 0.36 कैपिटल ए के लिए, 0.48 कैपिटल ए के लिए, 0.16 स्मॉल ए के लिए। ये मैंने कैसे निकाला कि ये वाला जो ये तो हो गई जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, और ये मैंने कैसे निकाला कि ये वाला 36 प्लांट्स है और टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 100 है, तो 36/100। और अगर मुझे जीन फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, जैसे कैपिटल ए है, 36 प्लांट्स में कैपिटल ए 2 बार आ रहा है तो मैं 36 + 36 करूँगी। फिर 48 प्लांट्स में कैपिटल ए 1 बार आ रहा है तो +48 करूँगी। फिर मैं अपॉन में रख दूँगी टोटल नंबर ऑफ अलील्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अलील्स कितने हुए? अपॉन 200, तो इससे आ जाएगी 0.6, यानी कि ये सब ऐड करके 120 आया, और 120/200 आ गया 0.6। ये कैपिटल ए अलील की फ्रीक्वेंसी है, और स्मॉल ए अलील की फ्रीक्वेंसी ऐसी 0.4 निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं जीन की फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। कूल। इसके बाद एक और चीज़ है, जैसे 2 जीन्स हैं पी और क्यू, उनकी अगर वो 1 है, फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हम P + Q का होल स्क्वायर करके जीनोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये किस लिए? ये तब के लिए है जब हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें बिल्कुल ही स्टेबल पॉपुलेशन है वो। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कई बार कि पॉपुलेशन स्टेबल ना हो। ठीक है, अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम ना हो तब क्या होगा? तब जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है वो तो चेंज हो जाएगी, लेकिन जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो फिर भी सेम रहती है। लाइक इन दिस एग्जाम्पल इट इज़ एग्जैक्टली गिवन कि अलील्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है या जीन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम रहती है फिर भी, और जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है, लेकिन वो नेक्स्ट रैंडम मीटिंग के बाद दोबारा वैसी ही आ जाती है। कूल। अब आता है जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्रीडिंग एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप्स। तो इसमें हम करेंगे क्या? हम ये बात करेंगे कि हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ब्रीडिंग किस बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रीडिंग करते क्यों है हम? प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है, क्यों करते हैं? तो बेसिकली जो भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी हमारे पास प्रेजेंट है, जो भी जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स प्रेजेंट है, इनसे हम सुपीरियर वेराइटीज़ बनाने की कोशिश करें जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, और ये बेसिकली प्लांट ब्रीडिंग होता है। ठीक है,
प्लांट ब्रीडिंग किस तरीके से होता है, उन्हें बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स या प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स। अभी प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स या प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स डिपेंड करते हैं किन किन चीज़ों पे। हमने सबसे पहले पॉलिनेशन और रिप्रोडक्शन पढ़ा था उन पर पे, देन जीन कैसे एक्ट कर रहा है, और फिर हम करना क्या चाहते हैं, हम उस वेराइटी में क्या क्या लाना चाहते हैं, यानी कि हमारा ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। इस पे हमारा डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्लांट ब्रीडिंग मेथड या टेक्निक यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम जब क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स की बात करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स जो है वो क्रॉस उनमें क्या क्या देखा जा सकता है, उसमें हम मेल स्टेरिलिटी देख रहे हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देख रहे हैं, मोनेसी देख रहे हैं, इम्परफेक्ट फ्लावर्स देख रहे हैं, डायसी देख रहे हैं, प्रोटो एंट्री देख रहे हैं, प्रोटो गाइनी देख रहे हैं, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस देख रहे हैं, जिनकी वजह से वो फॉरेन पॉलन के साथ फर्टिलाइज करते हैं। इसीलिए इन पॉपुलेशंस को ओपन पॉलिनेटेड पॉपुलेशंस कहा जाता है, क्योंकि ये आपस में इंटरैक्ट ज़्यादा करते हैं, खुद के साथ ही नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन हर प्लांट के पास जो पोलन्स आती हैं वो बहुत सारे प्लांट से आती हैं। ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज़ के इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है ना, वो बेसिकली रैंडम मीटिंग करती हैं, यानी कि बहुत हर जीनोटाइप को चांस मिलता है कि वो मेट करे दूसरे जीनोटाइप से। ठीक है, इससे क्या होता है, नए जीन के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और इससे क्या होता है, हेट्रोजाइगोसिटी बनती है। और हेट्रोजाइगोसिटी तो बनती है, साथ में जो प्लांट्स हैं एक साथ लगे हुए, चाहे वो एक क्रॉप के ही क्यों ना हो, लेकिन वो होमोजीनियस नहीं हो सकते, उसमें हेट्रोजेनिटी होती है, जिस वजह से ये प्लांट्स जो है ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी शो करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं इन्वायरमेंट चेंज आने पे, क्योंकि अगर एक फिर भी मर जाएगा तो दूसरा तो बचेगा ना। ठीक है, और अगर इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराई जाए तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, ये अपनी प्रोडक्टिविटी और विगर खो देते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें, जो इनमें रेसेसिव जीन होता है वो ज़्यादातर विजिबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें हेट्रोजाइगोसिटी होती है। कूल, तो ये था क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, ये हाईली हेट्रोजाइगस होते हैं और हेट्रोजीनियस होते हैं, और इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। ये बात हम ध्यान रखते हैं जब हम इसका पॉलिनेशन कराते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब इसके ब्रीडिंग करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम हो। ठीक है, और इसमें हेट्रोसिस ज़्यादा होता है। हेट्रोसिस मतलब कोई भी जो कैपिटल ए और स्मॉल ए के जो बीच का एवरेज निकलता है, उससे कैपिटल ए स्मॉल ए का जो डेविएशन होता है उसको हेट्रोसिस बोलते हैं, क्योंकि कैपिटल ए स्मॉल ए इसमें क्या करता है कि बेटर परफॉर्मेंस देता है दोनों से। ठीक है, तो इस चीज़ को हेट्रोसिस बोलते हैं, और इसमें हेट्रोसिस शो होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस हेट्रोसिस का एडवांटेज ले सकें। कूल, अब इसमें मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन हेट्रोसिस का हम कर सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हाइब्रिड्स बनाते हैं। ठीक है, पर हाइब्रिड्स में एक गलत बात भी है कि हाइब्रिड्स को हर साल बनाना पड़ता है। जैसे मैंने एक बार हाइब्रिड बना दिया 2 का क्रॉस बना के, ठीक है, तो अगली बार वो प्लांट किसी और से क्रॉस कर जाएगा और फिर उसमें दूसरे कैरेक्टर्स आ जाएंगे, फिर वो बेकार हो गया। तो इसलिए हर साल हाइब्रिड बनाने पड़ते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन से बचने के लिए हेज और गेबर्ग ने 1919 में सिंथेटिक वेराइटीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था। इस चैप्टर के लास्ट में हम देखेंगे कि सिंथेटिक वेराइटीज़ और कंपोजिट वेराइटीज़ होती क्या है। ठीक है, तो एक तो तरीका इसमें कि हम हाइब्रिड बनाएं, दूसरा तरीका है कि हम पूरी पॉपुलेशन को इम्प्रूव करें। पूरी पॉपुलेशन को कैसे इम्प्रूव करेंगे, जैसे हमने सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में मास सिलेक्शन पढ़ा था, और तब हमने कहा था कि हम इसे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी यूज़ करते हैं। तो वही तरीका है इसमें बेसिकली कि हम क्या करें, हम पूरी पॉपुलेशन को इम्प्रूव करें। कूल, तो 2 तरीके होते हैं इसमें ब्रीडिंग करने के। एक तो है पॉपुलेशन का 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं इसमें ब्रीडिंग के। एक तो होता है पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और दूसरा ये होता है कि हेट्रोजाइगोट की फिटनेस जो होती है वो होमोजाइगोट से बेटर होती है। ठीक है, और 2 अप्रोचेज होती है प्लांट ब्रीडिंग करने की इनमें। एक तो पॉपुलेशन को इम्प्रूव करें हम, दूसरा हम हाइब्रिड बनाएं। ठीक है, पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट में मास सिलेक्शन या फिर उसके मॉडिफिकेशन यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और इससे जो हमारे डिज़ायरेबल अलील्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी दूसरे अलील्स के कंपैरिजन में बढ़ा दी जाती है। ठीक है, और हाइब्रिड बनाने में क्या होता है, हाइब्रिड बनाने में हम एक प्लांट जो हमें सुपीरियर लगता है उसको सिलेक्ट करते हैं, दूसरा प्लांट जो हमें सुपीरियर लगता है उसको सिलेक्ट करते हैं।
दोनों को आपस में क्रॉस कराते हैं और देखते हैं कि अब सुपीरियरिटी शो हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अगर वो हो रही है तो हम बार बार उसको कर करके फिर हम अपना हाइब्रिड बनाएंगे, ठीक है। देन क्या है, हाइब्रिड वेराइटीज़ बनाने के लिए हम बेसिकली मोस्ट प्रोडक्टिव हेट्रोजाइगोट्स ढूंढते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, फिर उनको आपस में क्रॉस कराते हैं। पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट में क्या होता है, पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट में जैसे नेचुरल सिलेक्शन होता है ना, हम बार बार उसे ग्रो कर रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जो अनडिज़ायरेबल जीन्स हैं उनको हटाते जाते हैं। बेसिकली पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में यही होता है, ये स्लो होता है, स्टडी होता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। अब जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम कम टाइम लेते हैं और जेनेटिक गेन्स ज़्यादा देते हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट प्लान है वो स्लो है कंपैरेटिवली, और ये दोनों प्लान्स जो हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों ही केसेस में बेसिकली उसका हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है उसको चेंज कर रहे हैं। किस तरीके से, या तो सिलेक्शन करके या असॉर्टिव मेटिंग करके, ठीक है। असॉर्टिव मेटिंग क्या होता है, नॉन रैंडम मेटिंग बेस्ड ऑन फिनोटाइप्स रेदर देन बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है। तो ऐसी मेटिंग जो कि फिनोटाइप्स के बेस पे हम करा रहे हैं, हम रिलेटिव्स के बीच में नहीं करा रहे हैं, लेकिन जो फिनोटाइप्स है उसके बेसिस पे, जो हमें फिनोटाइप्स चाहिए उसके बेसिस पे करा रहे हैं, तो ये रैंडम नहीं होती है, ये नॉन रैंडम होती है क्योंकि हम सिलेक्ट करके करा रहे हैं। कुल तो या तो सिलेक्शन कर सकते हैं हम, या असॉर्टिव मेटिंग, और इससे हम हार्डी वीनबर्ग का इक्विलिब्रियम को के साथ छेड़ाखानी कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अब जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स है, ठीक है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स है यानी कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में होते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और क्योंकि उसको पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम से किया जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के मेन फीचर्स क्या क्या हैं, सबसे पहले तो जीन फ्रिक्वेंसी में चेंज आता है, ठीक है। हम डिज़ायरेबल जीनोटाइप्स का प्रपोर्शन इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज प्रपोर्शन ऑफ डिज़ायरेबल जीनोटाइप्स जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया, हमें जो डिज़ायरेबल जीनोटाइप लग रहा है हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद है नए जीनोटाइप्स आते हैं इसमें, और जेनेटिक वेरिएशन मेंटेन करना पड़ता है ताकि हम फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। कूल। तो बेसिकली पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट में हम करते क्या है, हम उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, और सुपीरियर लाइक पॉपुलेशन की प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं, जो पीछे जो अनडिज़ायरेबल हैं उनको हटा करके, ठीक है। देन देयर कम सिंथेटिक वेराइटीज़ एंड कंपोजिट वेराइटीज़। अब ये वाला जो डेफिनेशन है ये मुझे समझ में नहीं आई थी, तो मैंने रिसर्च गेट से एक डेफिनेशन निकाली है, आई विल शो यू, ठीक है। तो सिंथेटिक वेराइटी इज अ वेराइटी विच इज डेवलप्ड बाय इंटरमेटिंग इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अ नंबर ऑफ इनब्रेड लाइन्स विद गुड जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी एंड मिक्सिंग देयर सीड्स। सिंथेटिक वेराइटी क्या होता है, जब हमें अच्छे अच्छे जो प्लांट्स लगते हैं उनकी हम क्रॉसिंग कराते हैं और उससे जो सीड्स बनते हैं हम उन सबको इकट्ठा कर देते हैं, और वो जो सारे सीड्स होते हैं वो हमारी सिंथेटिक वेराइटी होती है, ठीक है। कंपोजिट वेराइटी क्या होती है, जो अच्छे अच्छे प्लांट्स लग रहे हैं हमने उनके सीड्स निकाले और डायरेक्टली उन्हें यूज़ करने स्टार्ट कर दिया, इसे कंपोजिट वैरायटी कहते हैं, ठीक है। ये किसी के पेपर में डेफिनेशन थी, मुझे नहीं पता किसके पेपर में थी, बट मैंने रिसर्च गेट से निकाली है फिलहाल। मोड्स ऑफ सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का क्या मोड है, ठीक है। तो फैल्कोनर ने 1961 में कहा था कि जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो ब्रीडर दो तरीके से चेंज कर सकता है, या तो सिलेक्शन करे, ठीक है, या फिर वो मेटिंग को कंट्रोल करे, ठीक है। यहाँ पे भी जब हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं हम मेटिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, और पॉपुलेशन वाले में हम पॉपुलेशन इन्हांसमेंट प्रोग्राम में हम बेसिकली सिलेक्शन कर रहे हैं उसका। सिलेक्शन दो तरीके का होता है, नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन जो कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है, ये फर्दर दो टाइप का होता है, इन्वायरमेंटल और कॉम्पिटिशन की वजह से जो होता है। देन देयर इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो मैन करता है ताकि अच्छा रहे, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के फर्दर टाइप्स हैं,
डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन. ठीक है, these are given here but these are better explained here with the help of a diagram. Stabilizing selection में क्या होता है, जो intermediate trait है हम उसको कहते हैं कि ये वाला ट्रेट अच्छा है, हम उसको सिलेक्ट करते हैं. डायरेक्शनल में क्या होता है कि या तो हमारे लिए कैपिटल अच्छा होता है या स्मॉल ए अच्छा होता है, तो एक तरफ को ग्राफ जाता है. ठीक है. और डिसरप्टिव में क्या होता है, डिसरप्टिव में बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि जो बीच वाला टाइप, दोनों कैपिटल ए भी अच्छा है और स्मॉल ए भी अच्छा है, लेकिन जो बीच वाला है वो अच्छा नहीं होता है. लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल जो यहाँ पे मेंशन्ड है. जब हम स्टेबलाइजिंग कर रहे हैं ना, तो हम देख रहे हैं कि जो ट्रीज़ ऐसे हैं जो ज़्यादा झुके हुए हैं उनको सनलाइट नहीं मिल रही है, जो ट्रीज़ ऐसे हैं जो ज़्यादा ऊंचे हैं उनको वो ब्रेक हो जा रहे हैं. ठीक है, तो हम इंटरमीडिएट वाले सिलेक्ट करेंगे. कूल. डायरेक्शनल में हम क्या करेंगे, डायरेक्शनल में हम देखेंगे कि जिराफ जो है, जो उनके नेक लंबी है, वो ज़्यादा खाना खा सकते हैं, तो हम उनको सिलेक्ट कर देंगे, तो वो एक तरफ को झुक जाएगा ग्राफ. और डिसरप्टिव में क्या होता है, डिसरप्टिव में बेसिकली जैसे मान लो कि दो तरीके के रैबिट्स है, एक तो वाइट है और एक ब्लैक है, और बीच वाला जो इन दोनों के मिक्सचर से बन रहा है वो ग्रे है. ठीक है, अब वो ऐसी जगह पे प्रेजेंट है जहाँ पे वाइट और ब्लैक दोनों रॉक टाइप की रॉक्स प्रेजेंट है, लेकिन ग्रे वाली रॉक प्रेजेंट नहीं है. तो जो ब्लैक वाले हैं वो भी अच्छे हैं और जो वाइट वाले वो भी अच्छे हैं, लेकिन जो ग्रे वाले हैं वो अच्छे नहीं हैं. तो इसमें बीच वाले में हम इंटरमीडिएट्स को सिलेक्ट नहीं करते हैं. बेसिकली इंटरमीडिएट्स अनडिजायरेबल होते हैं. ये हो गए तीनों टाइप के सिलेक्शंस. कूल. अब यहाँ ब्रीडिंग एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप से नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.